Assalamu alaikum, 9th class P1 and N1. I am your mathematics lecturer Irubushak from the platform of Punjab Group High School Jadawala. Students, hope you are fine and well. Today 5th June 2020 we are going to discuss exercise 5.3 question number 7, 8 and 9. We will also discuss some definitions of chapter 5 in this lecture. फर्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास फैक्टराइजेशन की। बेटे हम पूरे चैप्टर में फैक्टराइजेशन एक दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को उसके छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते रहे थे। जब हम उन पार्ट्स को वापस मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही जो गिवन एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या आपके पास पोलिनोमियल होती थी उसको आप दोबारा अटेन कर सकते थे। द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बयान करने का तरीकाकार इन टर्म ऑफ इट्स फैक्टर्स, उसके छोटे हिस्सों में, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, उसे आप फैक्टराइजेशन कहते हो। और इसकी एग्जांपल के तौर पर आप कोई फॉर्मूला भी लिख सकते हो, जैसे कि a प्लस बी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, कि a प्लस बी होल स्केयर जो है उसको आपने फैक्टराइज कर दिया उसके दूसरे पार्ट्स में। नेक्स्ट है बेटे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम से हम एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व कर रहे हैं कि आपके पास एक पोलिनोमियल दी होती है, उसे आप डिवाइड करते हो किसी लीनियर डिवाइज़र पे, यानी इसको 0 के इक्वल रखते हो। ये जो आपके पास लीनियर डिवाइज़र होता है, जो वैल्यू आती है इससे वेरिएबल की, उसे आप उस पोलिनोमियल में पुट करते हो और जो आपके पास बाकी बचता है वो उसका रिमाइंडर होता है। तो ये रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन। उसके बाद है नेक्स्ट ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल की। अगर आपने वेरिएबल की जगह पे कोई एक वैल्यू लगाई है, इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर x इज इक्वल टू a इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x इन द पोलिनोमियल p ऑफ x सो दैट द वैल्यू p ऑफ a इज 0, यानी कि वेरिएबल की ये वाली वैल्यू लगाने से उस पोलिनोमियल का रिमाइंडर कुछ नहीं बचा बल्कि उसका आंसर 0 आ गया है। तो फिर x इज इक्वल टू a इज कॉल्ड द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो वेरिएबल की इस वैल्यू को उस पोलिनोमियल का 0 कहेंगे, यानी ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे। नेक्स्ट है बेटे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर का वर्ड भी यही है कि जो रिमाइंडर बचता है, जब अगर आपके पास कोई लीनियर डिवाइज़र दिया हुआ और आपसे कहा जाता है कि ये उसका फैक्टर है, तो अंडरस्टूड है कि वो वाली वेरिएबल की वैल्यू पुट करने से फिर उसका जो है रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। द पोलिनोमियल x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल p ऑफ x इफ़ एंड ओनली f p ऑफ a, यानी जो उसका रिमाइंडर है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बेटे ये चारों डेफिनेशंस आपको चैप्टर के अंदर से आपकी बुक की समरी से भी मिल जाएंगी और ग्लोसरी जो चैप्टर इसके लास्ट में होती है वहाँ से भी मिल जाएंगी। जहाँ से मर्ज़ी आप याद कर सकते हैं, थोड़ी बहुत वर्ड्स की ऑल्ट्रेशन से जौन सी डेफिनेशन आपको ज़्यादा आसान लगे, वैसे समरी में आपको आसानी से ये चारों डेफिनेशंस मिल जाएंगी। चैप्टर 5 में आपने ये 4 डेफिनेशंस याद करनी है। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के रिमेनिंग जो हमारे क्वेश्चंस रहते हैं 7, 8 एंड 9। बेटे कल भी यही बात डिस्कस हुई थी। मैंने आपसे कहा था कि इन सारी जो है वो जितने भी ये क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट वाले हैं, इनकी स्टेटमेंट को आपने पढ़ते जाना है और उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते जाना है। और रिमाइंडर थ्योरम को हमने इसमें यूज़ करना है, यानी जो एक लीनियर फैक्टर दिया हुआ है उसको 0 के इक्वल रख के उससे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है और उसको इस गिवन पोलिनोमियल में पुट करने के बाद आगे जो क्वेश्चन की कंडीशन है उस पर अप्लाई करते जाना है। तो सबसे पहले देखते हैं द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 24 हैज़ अ फैक्टर x प्लस 4। सिर्फ अभी मैं इतने को डिस्कस करूंगी। बेटे जब फैक्टर का वर्ड उन्होंने खुद यूज़ कर लिया, वो कहते हैं कि ये उसका फैक्टर है, तो ये अंडरस्टूड है कि जब x प्लस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी x इज इक्वल टू -4। अब इस वेरिएबल, इस जो पोलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की जगह पे जब हम -4 पुट करेंगे तो जो भी इसका रिमाइंडर आएगा हम उसको 0 के इक्वल रखेंगे इस फैक्टर के वर्ड की वजह से जो उन्होंने हमें बता दिया है। अभी इतना पार्ट हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम बाकी को पढ़ेंगे। ये आपने सबसे पहले इस पोलिनोमियल को लिखा, उसके बाद जो इसका लीनियर फैक्टर था वो है हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -4। अब हम इसको पुट करेंगे इस पोलिनोमियल में। ये पोलिनोमियल में स्टार्ट पे लिखा p ऑफ रेज टू, ये आपके पास आ जाएगा -4। ये जस्ट इंडिकेटर होता है इसका, इसको आपने सॉल्व नहीं करना होता। यहाँ पे आपके पास x क्यूब था तो x की वैल्यू हमने लगाई -4 क्यूब आ गया। उसके बाद l है यहाँ पे, फिर आपके पास आ गया -4 स्क्वायर, फिर यहाँ पे जो है वो mx था तो यहाँ पे आ गया m, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं -4 से और यहाँ पे बेटे प्लस 24। -64 का क्यूब, -4 का क्यूब लेंगे तो वो -64 आ जाएगा। उसके बाद -4 का स्क्वायर लेंगे तो वो +16 आ जाएगा। क्यूब में माइनस ख़त्म नहीं होता लेकिन स्क्वायर में फिर माइनस ख़त्म हो जाता है और
16 से l को मल्टीप्लाई किया 16l, ये -4 को +m से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये -4m हो जाएगा और ये +24। उसके बाद बेटे जो कांस्टेंट्स हैं उनको आपस में सॉल्व कर देंगे और जो वेरिएबल हैं वो एज इट इज़ रहेगा। ये 16l और -4m एज इट इज़ रहेंगे, -64 और +24 इन दोनों को सॉल्व किया तो ये -40 आ गया आपके पास। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में उन्होंने आपसे कहा था, अच्छा सेकंड कंडीशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसी को देख लेते हैं। ये जो रिमाइंडर आया है उन्होंने चूँकि कहा था कि x+4 इसका फैक्टर है, तो जितना रिमाइंडर आया है हमने उसको किसके इक्वल रख लेना है, 0 के इक्वल रख लेना है। अब 0 के इक्वल रखा तो ये देखें ये सारे के सारे 4 पे डिवाइड होने वाले हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लिया, ये 4 4 आर 16, यहाँ पे 4l रह जाएगा। देखिए इतने को भी आप सॉल्व कर सकते हैं कॉमन लिए बगैर, लेकिन जितना आप सिंप्लीफाई कर लेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो 4 इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ पे सिर्फ m रह गया और यहाँ पे 4 10s आर 40, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा 0 के साथ तो वो 0 ही हो जाएगा। 4l -m -10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बेटे एक कंडीशन बन चुकी है। यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया है कि उन्होंने कहा था x+4 उसका फैक्टर है, तो x+4 से जो वैल्यू आई वो आई x की वैल्यू आ गई -4, उसको हमने इस पोलिनोमियल में पुट करने के बाद फैक्टर वर्ड की वजह से जो रिमाइंडर आया उसे 0 के इक्वल रख के एक इक्वेशन बनाई। अब हम इसकी स्टेटमेंट का बाकिया हिस्सा पढ़ते हैं। एंड इट लीव्स आ रिमाइंडर ऑफ 36 व्हेन डिवाइडेड बाय x-2, यानी कि अब इसी पोलिनोमियल को आपने x-2 पे डिवाइड करवाना है। x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी इस पोलिनोमियल में जब हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हम उसे 36 के इक्वल रखेंगे, वो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। फिर उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो l एंड m की वैल्यू आ जाएगी हमारे x-2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। इस 2 को मैंने इस पोलिनोमियल में पुट करना है। 2 क्यूब है तो ये 8 हो जाएगा, 2 स्केयर है तो ये 4l से मल्टीप्लाई होगा तो 4l हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ 2m से मल्टीप्लाई होगा 2m और ये 24। अब कॉन्स्टेंट्स को जो है वो सॉल्व कर लेंगे, 8 और 24 दोनों प्लस के हैं वो 32 हो जाएगा और 4l + 2m। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन यहाँ जो रिमाइंडर बचा है उन्होंने कहा था जब इसे x-2 पे डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो 36 के इक्वल होगा। बेटे हमने इसको 36 के इक्वल रख दिया है। अब ये 4l + 2m एज इट इज़ रहेगा, कांस्टेंट को दूसरी तरफ ले जाऊंगी, +32 इस तरफ आके -32 हो जाएगा। 36 में से 32 माइनस किए तो वो आपके पास 4 रह जाएगा। इन सबको अगर जो है वो अब मैं एक साइड पे इकट्ठा कर दूं, 4l + 2m -4 इज इक्वल टू 0, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। ये बेटे यहाँ पे आपके पास सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। अच्छा इन दोनों कंडीशंस को अब हमने आपस में सॉल्व करना है, तो देखें इसमें भी वेरिएबल 4l है, इसमें भी वेरिएबल ये 4l है। अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर देंगे यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4l इस 4l से कैंसिल हो जाएगा और बाकी इनमें एक ही वेरिएबल रह जाएगा m। अगर जो है वो आपने दो इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है तो उसमें कम से कम एक वेरिएबल हो तो आप उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी ना किसी तरीके से आपने दूसरे वेरिएबल को उसमें से एलिमिनेट करना होता है। तो सब्ट्रैक्शन से ही अगर मैं इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं या 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये जो है वो एल एलिमिनेट हो जाएगा, बाकी सिर्फ m रह जाएगा जिसकी हम वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ऐसा ही करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों को। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया। सब्ट्रैक्शन की वजह से आपको पता है कि नीचे वाली जो इक्वेशन होती है उसकी सारी की सारी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं। जहाँ माइनस था वहाँ प्लस आ जाएगा और जहाँ प्लस था वहाँ माइनस आ जाएगा। ये +4l इस -4l से कैंसिल हो जाएगा। ये 2m प्लस का और नए वाले साइन को यूज़ करेंगे, ये m भी प्लस का, ये +3m हो जाएगा और ये +10 यानी नए वाले साइन को आपने यूज़ करना है। सिर्फ नीचे वाली आपने इक्वेशन के साइन चेंज करने हैं। और ये -4 है, प्लस माइनस -10 में से 4 जाएंगे, बाकी 6 रह जाएगा। उसके बाद बेटे ये +6 है, इस तरफ 0 है, इस तरफ आके -6 हो जाएगा। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा तो ये आपके पास -2 आ जाएगा। अब ये जो m की वैल्यू आपके पास आ गई है, इसे आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपके पास उसकी l की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे मैंने उस वैल्यू को पुट किया इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 4l - 2m -10 इज इक्वल टू 0, तो आपने जो है वो उसकी जगह वैल्यू पुट की। यहाँ पे ये माइनस हैं दोनों तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 और -10 ये हो जाएगा -8। -8 इस तरफ आके आपके पास हो जाएगा +8 और 8 को जो है वो जब आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8। l की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और m की वैल्यू थी आपके पास -2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, द एक्सप्रेशन एल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 7 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ -3 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 1 एंड x प्लस 2। सबसे पहले तो हम इस x माइनस 1 पे इसको डिवाइड करवाएंगे। जब x माइनस 1 पे डिवाइड करवाते हैं तो वो कहते हैं जो रिमाइंडर आता है उसे -3 के इक्वल रखना है। हम डिवाइड करवाएंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा हम उसको -3 के इक्वल रख के पहली कंडीशन बना लेंगे, फिर x प्लस 2 पे उसे डिवाइड करवाएंगे। x माइनस 1 को बेटे मैंने 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू -1 दूसरी तरफ आके आपके पास +1 हो जाएगा। ये एल एक्स क्यूब था, एल एज इट इज़ रहेगा, एक्स क्यूब की जगह 1 क्यूब आ जाएगा, प्लस एम एक्स स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर आ जाएगा -7। ये 1 का क्यूब लेंगे वो 1 ही रहेगा, ये एल आ गया आपके पास। इसी तरह 1 का स्क्वायर लेंगे 1 ही रहेगा, ये सिर्फ एम आ जाएगा और ये -4। ये जो रिमाइंडर आया है इसको हमने इक्वल रख लेना है -3 के, तो आपके पास फर्स्ट कंडीशन बन जाएगी। यहाँ तक आपके पास ये वाली अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन l प्लस एम -4 इज इक्वल टू -3। उसके बाद ये जो +4 था -4 था उस तरफ इस तरफ आके +4 हो गया। 4 में से 3 माइनस किया है तो सिर्फ एक ही ये 1 रह गया आपके पास। और यहाँ से आपने l की जो है वो अगर निकालना चाह रहे हैं वैल्यू तो ये प्लस एम इस तरफ आके -m हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास फर्स्ट कंडीशन बन गई है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उसी पोलिनोमियल को आपने डिवाइड करवाना है x प्लस 2 पे, तो x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखा। x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखने से x की वैल्यू हमारे पास आ गई है -2। अब इस -2 को इस वेरिएबल इस पोलिनोमियल में पुट करना है। वेरिएबल की जगह पे पोलिनोमियल का ये इंडिकेटर है कि x की जगह पे आप -2 पुट कर रहे हो। आपको पता है इस साइड को हम सॉल्व नहीं करते। यहाँ पे l है, x क्यूब था तो -2 क्यूब आ जाएगा जिसका आंसर होता है -8। तो ये l उससे मल्टीप्लाई हुआ तो -8l हो गया। उसके बाद है -2 स्केयर, स्केयर में माइनस ख़त्म हो जाता है। ये 2 का स्केयर लेंगे वो 4 आ जाएगा, 4 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m और यहाँ पे -4। अब ये जो रिमाइंडर था उन्होंने कहा इसको जो है वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जब x प्लस 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो रिमाइंडर को आपने इक्वल रखना है 12 के। हमने रिमाइंडर को 12 के इक्वल रखा। उसके बाद बेटे देखें यहाँ से जब हमने कंडीशन 1 से जो वैल्यू निकाली हुई थी l की, अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो आप यहाँ से आसानी से m की वैल्यू निकाल सकते हो। ये आपके पास सेकेंड कंडीशन आ गई थी, इसको आप सेकेंड कंडीशन का नाम दे दें। उसके बाद बेटे यहाँ पे है कि आपने वो जो ऊपर वाली l की वैल्यू फाइंड आउट की हुई है उसे इस इक्वेशन में पुट कर दें। -8 एज इट इज़ रहेगा। ये जो l है ये किसके इक्वल था 1 m के, उसकी इस l की जगह पे 1 m लिख दिया, प्लस 4m एज इट इज़ रहेगा। और ये जो 12 है ये वाला जो -4 है इस तरफ आके +4 हो जाएगा और 12 + 4 ये 16 हो जाएगा आपके पास। इस -8 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया अंदर तो ये हो जाएगा -8 प्लस माइनस प्लस 8m और प्लस 4m। 8m एंड 4m ये हो जाएगा बेटे 12m और ये -8 इस तरफ आके हो जाएगा +8। उसके बाद 16 और 8 दोनों को ऐड करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। इधर आपको वैल्यू चाहिए m की, तो यहाँ पे ये 12 है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा। 12 2 ज़ा 24 तो 2 वैल्यू आ गई m की। उसके बाद बेटे आपने इस m की वैल्यू 2 को पुट कर देना है अपनी जो है वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे 1 में कर लें या 2 में कर लें। 1 में कर लें क्योंकि 1 से डायरेक्ट आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी। l इज इक्वल टू था 1 m, तो 1 एज इट इज़ लिखा, -m की जगह पे जो m की वैल्यू आई है 2 वो लगाई, 1 में से 2 माइनस किया तो -1 आ गया। अब ये आपके पास दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, l की वैल्यू आ गई है -1 और m की वैल्यू आ गई है 2 और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ तक। The expression ax cube minus 9x square plus bx plus 3a is exactly divisible by x square minus 5x plus 6। अब बेटे प्रॉब्लम ये है कि पहले जो हमें एक पोलिनोमियल दी होती थी वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरे लीनियर जो है वो फैक्टर्स दिए होते थे अब उन्होंने एक क्वाड्रेटिक फैक्टर दे दिया है और वर्ड यूज़ कर लिया एग्जैक्टली डिविजिबल का। उसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके आपने फैक्टर्स बनाने हैं बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम पहले फैक्टर्स बनाते थे। और फिर आपने इसके जब 2 लीनियर फैक्टर आ जाएंगे तो फिर हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को सॉल्व करे थे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को लिखा, एक्स स्क्वायर भी पहली टर्म भी एज इट इज़ लिख देते हैं और लास्ट वाली टर्म भी एज इट इज़ लिख देते हैं। दरमियान वाला ये जो -5x है इसको नहीं लिखना, इसकी जगह पे आपने 2 टर्म्स लिखनी है ये सोचते हुए कि उन 2 टर्म्स को प्लस माइनस करें तो -5x आए और मल्टीप्लाई करें तो ये जो साइड वाली टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है उसके इक्वल आए। तो -2x और -3x इन दोनों को अगर मैं लिखूंगी तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 और 2 3 एंड 2 ये हो जाएगा
-5x, यानी प्लस करने पे ये -5x आ जाएंगे और मल्टीप्लाई करने पे ये 6x² आ जाएगा, यानी वही तरीकाकार जैसे हम 5.2 में पेयर्स बनाते थे सेंटर वाली टर्म के। अब 4 टर्म्स हो गई हैं। x² जो पहली क्वेश्चन में थी वो भी एज इट इज़ लिख दी, +6 भी एज इट इज़ लिख दी, दरमियान वाली हमने -5x को अलग-अलग करके उसके 2 हिस्से करके लिख दिए, -2x एंड -3x। अब 4 टर्म्स हो गई हैं तो पहली 2 में से कॉमन आएगा x, तो यहाँ पे रह जाएगा x-2। उसके बाद यहाँ से -3 कॉमन आएगा तो माइनस साइन चेंज कर देगा अंदर वाले का, यहाँ पे x रह जाएगा और 3 2s are 6, तो यहाँ पे भी x-2 रह जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम है तो x-2 एक मरतबा लिख देंगे और एक मरतबा लिख देंगे x-3। अब बेटे ये जो दोनों लीनियर फैक्टर्स आए हैं बारी बारी हमने जो गिवन पोलिनोमियल है आपके पास ये वाली ax³ -9x² + bx + 3a, इस पे डिवाइड करवाना है और दोनों के जो रिमाइंडर्स आएंगे उनको हमने 0 के इक्वल रख लेना है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ हुआ है। एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि पूरा पूरा तकसीम हो रहा है, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा, तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसे हम 0 के इक्वल रख के अपनी इक्वेशन बना लेंगे। सबसे पहले मैं इसे डिवाइड करवाऊंगी x-2 पे, तो x-2 को 0 के इक्वल रखेंगे, यानी ये पहले फैक्टर पे हम पहले इसे डिवाइड करवाएंगे। इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ये आ जाएगा x = 2। अब x = 2 को हम x की जगह पे पुट करेंगे। हमने किसको फॉलो करना है, कौन सी वाली जो है वो पोलिनोमियल को, ये जो क्वेश्चन के स्टार्ट में दी हुई है ax³ -9x² + bx + 3a। a एज इट इज़ रहेगा, x³ की जगह पे 2³ -9 एज इट इज़, x² की जगह पे 2², उसके बाद प्लस bx था तो b के वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से और +3a एज इट इज़। 2³ की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 8 और a साथ में ऐसे ही। उसके बाद है हमारे पास 8a - 36, ये इसका स्केयर लिया तो 4 9 36 हो गया। उसके बाद 2b + 3a। अब जो कांस्टेंट हैं उनको हम आपस में जो है वो देख लेते हैं। ये आपके पास 8a और 3a है, ये 11a हो गया और ये -36 एज इट इज़, और ये आपके पास है 2ab। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ये हमारे पास x-2 उसका फैक्टर था, तो इसलिए जो भी इसका रिमाइंडर बचा है उसको हमने 0 के इक्वल रख लिया है। ये आपके पास एक सॉल्व हो गया है। उसके बाद है हमारे पास जो दूसरा फैक्टर आया था x-3, अब उसको हमने 0 को इक्वल रखना है तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। अब अगेन इसी वाली पोलिनोमियल में हमने x की जगह पे 3 पुट करना है, तो ये आपके पास था ax³ तो 3³ हो जाएगा, -9x² था तो 3² हो जाएगा। उसके बाद प्लस bx था तो आपके पास b को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और +3a एज इट इज़। 3³ 27a हो जाएगा। उसके बाद 3² हो जाता है आपके पास 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, चूँकि -9 था तो -81 हो जाएगा। उसके बाद +3b + 3a। अब ये 27a और ये आपके पास +3a, ये टोटल हो जाएगा 30a + 3b - 81। क्योंकि इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये x-3 ये भी उसका फैक्टर था, तो यहाँ भी जो रिमाइंडर आया है उसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। ये जो रिमाइंडर आया उसे हमने 0 के इक्वल रखा, तो इन सब में से 3 कॉमन आ रहा है। मैंने आपसे कहा था कॉमन लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जितना आप कॉमन लेते जाएंगे उतना आपकी जो है वो इक्वेशन सिंप्लीफाई होती जाएगी और उसको सॉल्व करना आसान है। इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, हमने 3 कॉमन ले लिया। यहाँ पे रह गया 10a, यहाँ पे सिर्फ रह गया b और यहाँ पे रह गया 3 2s are 6 और 3 7s are 21, तो यहाँ पे 27 रह गया जब 81 को 3 पे डिवाइड किया। ये जो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके 0 के साथ डिवाइड होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास रह गया 10a + b - 27। अब b इधर ही रहेगा और -27 इस तरफ आके +27 हो जाएगा और 10a इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा। ये आपके पास b की वैल्यू आ गई है, ये इसको आप थर्ड इक्वेशन का नाम दे दें। अब ये जो b की वैल्यू आई है ये आपने इक्वेशन 2 से निकाली है, तो इसको इक्वेशन 2 में आप पुट नहीं कर सकते। अब आपने इस b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करना है। इसी तरह अगर आपने इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाली हो तो फिर ज़रूरी है कि आपने उसको 2 में पुट करना है। अब 2 से निकाली है तो आप इसको 1 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, 11a प्लस यहाँ पे 2b था तो b की जगह पे आपने 27 - 10a लगाया और लास्ट पे आपके पास ये जो -36 = 0, ये इक्वेशन 1 के बाकी सारे पार्ट्स एज इट इज़ हैं, सिर्फ b की जगह पे उसकी वैल्यू लगाई है।
11 है एज इट इज़, 2 को मल्टीप्लाई किया 27 से, ये आपके पास हो जाएगा 54। 2 को मल्टीप्लाई किया -10 से तो -20 सिर्फ यहाँ इस ब्रैकेट तक आपने मल्टीप्लाई करना है, आगे -36 एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद -20 और 11 इनको सॉल्व किया तो -9 और 54 में से 36 माइनस किया तो 18 रह जाएंगे। ये -9 इस तरफ आके +9 हो जाएगा और 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 18 के साथ डिवाइड होगा तो 9 2s are 18, ए की वैल्यू आ गई 2। उसके बाद आपने इसको पुट कर देना है, इस इक्वेशन थर्ड में कर दें तो आसानी से बी की वैल्यू निकल आएगी। वैसे आप फर्स्ट में भी कर सकते हैं, आप सेकंड में भी या थर्ड में भी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन, आपने थर्ड में पुट किया b इज इक्वल टू 27 माइनस 10a, तो a की जगह पे अब a की जो वैल्यू आई है उसको लगाया, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 27 में से 20 माइनस किए तो बाकी आपके पास रह गए 7। तो आपके पास a की वैल्यू इसमें आ चुकी है 2 और b की वैल्यू आ चुकी है इसमें 7। बेटे इसका मेथड रिपीट कर रही हूँ बेटे, आपने सबसे पहले जो है वो पिछले जितने भी क्वेश्चन थे, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 7 तक, उनमें जो है वो आपके पास लीनियर फैक्टर्स गिवन थे जिसकी आप वैल्यू फाइंड आउट करते थे वेरिएबल की और उसे गिवन पॉलिनोमियल में पुट करते थे। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था तो आपने पहले उसको फैक्टराइज किया, उसमें से जो 2 लीनियर फैक्टर आए उनको बारी बारी आपने उस वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे पुट किया और उसके बाद एग्जैक्टली डिविजिबल का वर्ड यूज़ हुआ था, इस वजह से आपने उसको जो है वो दोनों को 0 के इक्वल रखा, कंडीशंस बनाई और उसके बाद उसको सॉल्व किया। तो हर एक क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी सिचुएशन गिवन है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ता है उस क्वेश्चन को। होमवर्क बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 आपने 5.3 का अपनी नीट नोटबुक पे राइट करना है उसको। उसके बाद आपने रफ नोटबुक पे इसकी रिटन प्रैक्टिस करनी है और डेफिनेशंस मैंने आपको बताया था, आप अपनी बुक की समरी से, ग्लोसरी से या चैप्टर के अंदर से कहीं से भी जहाँ से आपको ज़्यादा आसान लग रही हैं वर्ड्स तो आप वहाँ से याद कर सकते हैं। ये आज आपका होमवर्क है। अब बेटे इसके हवाले से, आज के लेक्चर के हवाले से आपकी क्यूरीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आज हमने कुछ डेफिनेशंस की, उनके साथ आप रेलिवेंट एग्जांपल ज़रूर लिखेंगे। दूसरी बात ये कि क्वेश्चन नंबर 9 में जो लास्ट वाला क्वेश्चन आज हमने किया उसमें जो आपके पास इस पर आपने पोलिनोमियल को डिवाइड करवाना था वो लीनियर फैक्टर नहीं थे, क्वाड्रेटिक फैक्टर थे। तो पहले अगर आप देख सकते हैं कि आप किसी भी तरीके से उसको फैक्टराइज करके लीनियर फैक्टर में लेके आएँ, बाज़ औक़ात फार्मूला भी लग सकता है या जो हमने क्वेश्चन किया उसमें पेयर्स बन रहे थे तो आप लीनियर फैक्टर में ला के उससे वेरिएबल की वैल्यू निकाल के फिर उसको जो है वो उस पोलिनोमियल में पुट करेंगे और आगे क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स इतना आज आपको काम करवाया गया, आप अपनी नीट नोटबुक पे भी उसे नोट करेंगे और रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे उसकी रफ नोटबुक पे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।